अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। जैसे लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे साथ मलिक इसहाक साहब मौजूद थे। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि उनसे बहुत से लोगों का जो हमें फीडबैक आया, उसके मुताबिक लोगों ने कहा कि मलिक इसहाक साहब की ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं, क्योंकि वो अगर अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, हमें नए नए बिज़नेस करने के आइडियाज़ बता रहे हैं, तो हम उनसे भी तो पूछें कि वो क्या हैं और उन्होंने कैसे सारी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और लास्ट टाइम जो उनसे बात हो रही थी वो रियल एस्टेट के ऊपर हो रही थी। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पैराडाइज के नाम से इन्होंने 47 ब्रांचेस बनाई रियल एस्टेट की, उसको मार्केटिंग का नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने इस 47 ब्रांचेस को हैंडल करना, इन पूरे नेटवर्क को संभालना, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। आइए इनसे पूछते हैं कि वो टास्क उन्होंने कैसे पूरा किया। मलिक साहब, दोबारा शुक्रिया। ये बहुत बताइएगा शुक्रिया। कि इतना बड़ा नेटवर्क जो है ना 47 ब्रांचेस का हैंडल करना और सारा, तो बाकी भी आपके और भी बिजनेस थे आपके, तो वो आपने कैसे हैंडल किया सारे मामले? मैं आज भी समझता हूँ कि बैंकर चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर समझता है कि मैनेज कैसे करना है, फिगर से कैसे खेलना है, वैसे बिजनेस को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आईटी को कैसे इन्वॉल्व करना है। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं इसको बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर दूँ और अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर दूँ। तो मंजूर साहब, उस पे हमें यही फ़ायदा हुआ कि हमने एक इतना अच्छा, मेरा ख्याल बैंक में हमने बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में ले के आने के लिए इंसेंटिव प्लस सैलरी इंट्रोड्यूस करवाई फर्स्ट टाइम। और मैंने जितने टॉप के जो रियल्टर्स थे या एजेंट्स थे, वो हम इवन के हमने जेफाइट में अपना ऑफिस खोला और हमने उनको हायर किया। जितने डीएचए की टॉप स्टेट्स पे वो काम करने वाले लोग थे, 25 लोगों की टीम उठाई। अच्छा, लेकिन हमने सिस्टम इतना अच्छा दिया कि हम पहला कैमरा मैं अपने ऊपर लगवाता था, कि मैं अंडर सर्विलेंस लेके आता था, रेगुलेट रखता था चीज़ों को कि अगर आपका एक ओनर या चीफ एग्जेक्टिव अपने आप को स्पेयर नहीं करता कि उसका कोई भी कंडक्ट या उसका कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी है वो अंडर कैमरा है, तो आप भी इम्यूनिटी नहीं मांग सकते। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा, और यही हमारी आज तक जिस जगह भी हमारा कोई ऑफिस खुलता है, सबसे पहले हम उसको सर्विलेंस प्रॉपर सिस्टम में थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ों को लेके आते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम है, फिर हम की लॉगर रखते हैं कि जैसे हर लैपटॉप में कोई चीज़ें हमने डाली होती हैं कि ठीक है, जो अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हम अपने लैपटॉप देते हैं, अपनी जो सारी मशीन देते हैं, सिस्टम देते हैं, तो उस पर हमें फ़र्ज़ किया। दूसरा कि आपका अगर कोई भी ब्रांच सक्सेसफुली चला सकते हैं, 2 ब्रांचें 5 ब्रांचें, फिर आपको वही फ्रेंचाइजी सिस्टम एक तरह से जाता है। लेकिन क्योंकि हमने फ्रेंचाइजेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो वही सिस्टम एक जगह, वही सॉफ्टवेयर दूसरी जगह इंस्टॉल हो रहे हैं, वही सिस्टम जो आपका बायोमेट्रिक है, अटेंडेंस का, सैलरी जनरेशन का, वो सारा सिस्टम आगे जाता जा रहा है। और ऐसे फिर आप एक्सपेंशन में, और उनकी जो सेंट्रलाइज सिस्टम या डाटाबेस है वो एक जगह आ रही है। लेकिन अभी तो आप देखें टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गया है, जैसे ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज है। अभी तो लोग वर्चुअल टूर पे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं, मेटावर्स पे चले गए हुए हैं। लेकिन उस वक्त 2009, 10, 11 में ये बहुत एडवांस चीज़ें थी। लेकिन सर, प्रॉब्लम तो आती होंगी ना, ज़ाहिर है, प्रॉब्लम हर जगह आती है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना। प्रॉब्लम तो हर वो जगह क्या आती है। क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ओवरकम किया आपने? अच्छा, प्रॉब्लम बहुत तरह की आती थी। अकाउंट्स में कई दफ़ा प्रॉब्लम आती थी। हाँ। अकाउंट्स में हमें ये प्रॉब्लम आती थी कि फ़र्ज़ किया कि उस पे लोग रियल एस्टेट में डील हुई और वो डिस्क्लोज़ बाहर बाद में हुई। तो उस हवाले से जब आप इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, लेकिन हमें उस पे फिर बैठ के उन लोगों से पूछना, चीज़ों को रिकंसाइल करना। और लेकिन क्योंकि हमें फिर भी, मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो इतना अच्छा हमने इसको फूल प्रूफ जो फ्लॉलेस सिस्टम रखा हुआ था, कि हमारी जो 6-7 साल जो बहुत मैसिव ट्रांजैक्शन की एक हिस्ट्री रही है, उसमें भी 3-4 केसेस निकले हैं। तो उसकी वजह ये थी कि हमने आईटी को बहुत इन्वॉल्व रखा हर एंगल से। तो हमने वक्त के साथ साथ इंक्रीज एलोकेशन करते की गए। हुई थी कि फ़र्ज़ किया बहरिया का बंदा सिर्फ बहरिया का यूज़र इस्तेमाल कर सकता है, अगर डीएचए का यूज़र इस्तेमाल कर सकता है, और बाकी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मुतलका वो डोमेन अपनी में रहते थे, और दूसरे एंगल में उनको जाने के, वो अगर किसी जगह, तो हमें अलर्ट मिलता था कि भाई आपने इसको डीएचए या ईडन दूसरे दिया है, छापे हाथ मारे। तो हाँ 100% वो हमें हाँ हाँ, मिलता था। तो इस पे, लेकिन हर बिजनेस में से कुछ प्रॉब्लम आती ज़ाहिर है है, वो कई तो एक जगह। बार। फिर हम जब टीम बड़ी होती है, तो हमने कुछ आर्मी से रिटायर्ड लोग लिए, जो, और कुछ फिर हम इसको डिसिप्लिन देखें। कई दफ़ा ये होता है कि जैसे तंजानिया ने, एक मैं कुवैत इधर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बूढ़े का मर जाना
एक लाइब्रेरी के जल जाने के मुतरादफ होता है। वाह, तो हमने उसको दूसरे एंगल से लिया कि उसका मतलब है कि एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, अगर मेरा एक्सपीरियंस 7 साल का था और अगर मैं 20 साल का एक एक्सपीरियंस बंदा लेके आता हूँ, तो उसका मतलब मैंने पहले दिन 20 साल का वो सफ़र तो उसके ज़रिए कर लिया। हाँ। तो हम फिर एक्सपीरियंस लोगों की टीम लेके आए। और आप अकेले तेज़ चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूर तक नहीं, जाना वो है तो आप तो आपको लोग चाहिए होते हैं। रिटायर आर्मी वालों के लिए ये तो फार्मूला बाद में बैरियर टाउन ने भी यूज़ किया, लेकिन आप उनसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन काम लेते थे ना, सोर्सेज का तो एडमिनिस्ट्रेशन बैरियर वाला सिस्टम नहीं बिल्कुल, था ऐसा। नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से। अच्छा, ये बताइएगा कि पहला प्रोजेक्ट जो है आपको इस पैराडाइज के साथ मिला, वो कौन सा प्रोजेक्ट था और उसको आपने कितनी उसकी सेल की थी? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमें LDA सिटी हमने बहुत बड़े पैमाने पे सेल किया, हम्म, और मुझे आज तक गुफ्तगू बड़ी याद है। और मेरा हम बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, ताहिर जुवेद साहब, मेरी उनके घर में, अगर मैं मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट घर का नंबर याद, मैं उनसे मिलने गया। एड्रेस ना दसो, लोग ही पहुंच जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो हम उधर जब मैं मिलने गया तो हम नाश्ते पे इकट्ठे हुए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप का एक अच्छा नाम सुना है, लेकिन आप बड़ी सेल कैसे, मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, कोई बहुत बड़ी सेल की हिस्ट्री। तो मैंने कहा कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे बहुत, उन्होंने कहा यार ये संद नहीं होती कि एक प्रोजेक्ट है, शाहिद अफरीदी उसका ब्रांड एम्बेसडर है, उसके अलावा अगर आप एक प्रोडक्ट है कि उसको 50 करोड़ का फंड रख के को मार्केट कर रहे हैं, तो हम आपके कॉन्फिडेंट होने से हमारी सेल तो नहीं बढ़ेगी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उनसे कहा कि अगर 34,90,000 एक कनाल की कीमत थी, और 17,81,000 जो 10 मरला की प्राइस थी, और 5 मरला 12,52,000 की कीमत थी, तो मैंने कहा इस पर हमें 25% कम करें। मैंने कहा 12% तो आप वैसे ही दे रहे हैं स्टार मार्केटिंग वगैरह को। तो मैंने उनको कन्विंस किया। तो हमारी इतनी अच्छी सेल निकली, इतनी अच्छी सेल निकली कि मेरा ख्याल, जब क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा B2B नेटवर्क था, हमने लोगों को बुला लिया। हमने पहले DHA के लोगों को बुलाया, फिर बहरिया के लोगों को बुलाया, फिर ऐसे बेदियाँ कमाहा रोड के लोगों को, फिरोजपुर रोड के लोगों को, रायविंड रोड के लोगों को, भाई ये प्रोजेक्ट है, आपको क्या इंसेंटिव मिल रहा है। हमें थोड़ा सा इंसेंटिव अच्छा मिला, कुशन हमारे पास ज़्यादा था, तो लेकिन हम थिन मार्जिन पे हमने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया कि हम अपने लिए 1-2% रख रहे थे। हमने बाकी सारा अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूट B2B कर दिया नेटवर्क में आपने। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमारी इतनी सेल निकली, और उसके बाद मेरा ख्याल एक इतना अच्छा नाम पैराडाइज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड का बना कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि पैराडाइज के बाद फिर आपने कंपनी का एक सिलसिला जारी रहा, वो कौन कौन सी कंपनियां और किस किस शोबे के अंदर आपने जो बनाई थी? अच्छा मंजूर साहब, बात पे आग पता क्या होती है, आप जब ख्वाब देखते हैं ना, तो कई दफ़ा मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप ख्वाब देखें, बड़ा ख्वाब देखें, लेकिन अगर आपको उस ख्वाब को चेज़ करने की आप में जुर्रत है, आपके रास्ते में हज़ार रुकावट आएगी। आपको किसी जगह आप ज़हन में रखें कि तावन करने वाला हाथ नहीं मिलेगा। आपको तानाज़न करने वाले लोग मिलेंगे, आपको डिस्करेज करने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर आप नया आइडिया अगर लेके चलेंगे, तो ये लोग वैसे ही कहेंगे ये तो वर्केबल ही नहीं है। तो आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप फिर उस क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त कर सकें, ऑब्ज़र्व भी कर सकें। और लेकिन हमें लकीली कि हमें जब रियल स्टेट में अल्लाह ने कामयाबी दे दी, अब आप कामयाबी के साथ एक ख्वाब देखते हैं, तो जब आपकी जेब में पैसा हो, तो आपका मोराल वैसे ही हाई होता है। तो हम फिर जो सोचते थे, फ़र्ज़ किया उस पे आप हम ऐड कर लेते थे कंपनी को, और हमने देखें, और इससे हमने एक बिज़नेस से ज़्यादा बिज़नेस निकालने की कोशिश की। पहले पैराडाइज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद न्यू एज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद वैल्यू वेंचर है, पेगासस है, फिर उसकी हमने शाखें निकाली, और हमने देखा कि कौन सा बिज़नेस आपका फ्रूटफुल है। और 2012 तक हमने रियल स्टेट में फोकस रखा। उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी गए, और जिस पे भी गए, क्योंकि हमें एक R&D की आदत पड़ चुकी थी, जो शायद पाकिस्तान में मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे जितने भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसको चाहिए कि वो, जितनी भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, कि वो R&D पे पैसा खर्च करे। क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, आप मार्केट इनसाइट्स नहीं लेते, आपको कम्पिटिटिव जो ट्रेंड्स का नहीं पता, आपको कम्पिटिटर्स का नहीं पता, उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, और हमारे यहाँ से एक वही रूटीन चली आ रही है, वही बस। आप अब देखो ना, हम यहाँ दुबई में बैठे हुए हैं। दुबई में आपको पता है कि जब आप रीरा जो रेल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
आप यहाँ पे रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकते, पर्सनल भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऐसे ही। रीरा का लाइसेंस नहीं होता। ऐसे ही। ज़ाहिर रीरा का लाइसेंस मतलब कि आपको प्रोफेशनल ट्रेन करते हैं हर तरीके। यही वजह है कि आज यूएई तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये मसला है। मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ तो वो हर बंदा ही वहाँ प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है। तो ये इसका वाकई आपकी बात ठीक है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये बताइएगा कि रियल एस्टेट के अंदर ना थोड़ी ग्लैमर लाइफ भी होती है ना, पैसा आता है और गाड़ियाँ ये वो सारा, तो उसके अंदर भी आपने ज़ाहिर है बहुत सारे रियल एस्टेट को मैं जानता हूँ, वो पर्सनली भी जानता हूँ, उसमें नहीं रहते वो थोड़ा सा मेरा पॉइंट समझिए आप, ग्लैमर लाइफ और वो सारा, मंजूर साहब तो इसी देखें, तरफ नहीं कभी ध्यान गया आप? हमें देखें, मैं आपको बताऊं, लाइफ में मैंने एक एंगल आपसे शेयर किया कि देखें, एक आपको अल्लाह ताला की ज़ात आपका हाथ थाम ले, जब अल्लाह की ज़ात हाथ थाम लेती है तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब एक दफ़ा मुझे जब बैंक से टर्मिनेशन के बाद मैंने देखा कि यार मुझे किस एंगल पे जाना चाहिए, हमारे रिलेशन बड़े अच्छे थे, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि देखें हमारे ये डिस्कशन करते हुए मुस्कुराहट आ रही है, बंदे के अंदर फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैं इतना फोकस्ड रहा कि मैंने कहा कि यार आप पे कर्ज और कुछ फ़र्ज़ होते हैं जो आपने, जो कर्ज और फ़र्ज़, जो कर्ज को आपने अदा करना होता है और फ़र्ज़ से भी आपने जो नबर्द आज़मा होना होता है तो उसकी भी अदायगी ज़रूरी होती है। तो मैंने ये समझा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जो टाइम दिया है वो इसलिए दिया है कि मैं कुछ करूं। देखें, मैं इस पे एक और जो कोटेशन यहाँ ज़रूर कोट करने की कोशिश करूँगा कि जब आपको दुनिया के लिए कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। जब सूरज चमकता है वो देखता है मैं अच्छे पे पढ़ रहा हूँ, बुरे पे पढ़ रहा हूँ, नेक आदमी है, बूढ़ा, वो सब पे बरसती। ऐसे ही बारिश जब बरसती है वो सिर्फ एक छत पे नहीं बरसती। तो मैंने भी ये सोचा कि अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। तो यकीन करें, जितनी मुश्किलात आपने कहा, ये ग्लैमरस लाइफ, ये ग्लैमरस लाइफ नहीं थी हमारे लिए, और इतना यकीन करें मुश्किलें थी। देखें, हमने शॉर्टेस्ट अरसे में मैंने सफ़र तय किया एक जो रियल एस्टेट एजेंट से एक हाउसिंग सोसाइटी के ओनर तक। लेकिन यकीन करें उसमें मुझे एहसास भी हुआ कि भाई हमने हाफ कुक्ड सिस्टम है हमारा, हमने तो उसको पूरा मुकम्मल ही नहीं किया। कि पैराडाइज स्टेट सबसे बड़ा नेटवर्क हमने चलाया पाकिस्तान में, लेकिन मैंने उस पर जो एग्जिट पॉलिसी नहीं रखी। मैंने ये नहीं रखा मेरे बगैर ये सिस्टम कौन चला सकेगा। तो हम उलझ गए। जब देखें ग्वादर में एक तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी से इंसान को ना, अब देखें कहते हैं ताकतवर वो होता है जो अपनी गलती को मानने की जुर्रत भी रखता है। ग्वादर, मेरा अगला क्वेश्चन है ना ग्वादर के ऊपर ही था, क्योंकि ना बिन कासम आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आप दुनिया भर के प्रोजेक्ट बेचते रहे, आपने 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शनें कर दी, आपने प्रोजेक्ट सक्सेस कर दिए, डेवलपर आपके पास आके बैठते थे, कभी आप डेवलपर के पास नहीं गए, वो आपको आके मिलते थे, कहते हमारा प्रोजेक्ट ले लें और सब कुछ कर लें, और आपका अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो फ्लॉप गया, इसकी वजह क्या? अच्छा, इंसान कई चीज़ें ना अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। देखिए, हमारा इतना अच्छा नेटवर्क, इतना साथ देने वाले दोस्त, जान मारने वाले, यकीन करें हमने जो उनके हाथ में थमाया उन्होंने बेच दिया, हमें कलेक्शन रेवेन्यू इंतहाई जनरेट करके दिया। लेकिन कई दफ़ा आप पे ना कुछ आजमाइश आती है, या शायद देखें मैं हमेशा समझता हूँ कि हर डिज़ास्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे ही हम एक तरफ तो हमें अल्लाह ताला ने नवाज दिया कि जी हम पे भी एक टैग लग गया, एक मजदूर आदमी पे टैग लग गया कि हम भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के ओनर्स भी टैग लगाने के लिए बहुत पे किया आपने। अच्छा, पे हमें क्या हुआ, हमें सबसे ज़्यादा तो देखें हमारा सबसे जो मेरे पे ट्रस्ट करने वाला मेरा रियल एस्टेट एजेंट था। मेरे आज भी 10-12 इतने गहरे दोस्त हैं, यकीन करें, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। और यार देखें, यही हमारा, आपको मैं क्या बताऊं कि हमने ये अपना बिन कासम सिटी प्री लॉन्च में बेच दिया था सारा। लोगों ने इतना ट्रस्ट किया हम पे। लेकिन देखें ग्वादर में अगर सिर्फ मैं नहीं कि मैं वो नहीं कर सका, कोई भी उधर जो डिलीवर नहीं कर सका, उस पर देखें कई दफ़ा आपके पास टेरिटरी की सिलेक्शन होती है। देखें वो सिलेक्शन एक पैट्रियट पाकिस्तानी की थी, वो सिलेक्शन, उस पर अगर शायद मैं अपने दिमाग से काम लेता तो मुझे इस्लामाबाद जाना चाहिए था, मुझे कराची जाना चाहिए था, लाहौर में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास उस वक्त पैसे भी थे। उसमें मुंबई वतनी क्या थी आपकी, पैसे कमाने गए थे आप ग्वादर? सी पैक, देखें सी पैक अनाउंस हुआ, उस पर आप तो सी पैक में लोग पैसे कमाने गए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर आप एक पूरा एक
प्रॉपर विजन के साथ हमने उस पर लेके गए कि भाई इस वक्त हम जाते हैं, हमारा भी नाम होगा कि हम बिल्कुल जब CPEC अनाउंस हुआ, जब नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, जब एक सबसे बड़ी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एक बाहर इन्वेस्टमेंट आई, तो हमने भी अपना रोल प्ले किया। उसका मकसद सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं था, डिफरेंट सेक्टर में था कि हम उसके बाद इंडस्ट्री में जाएंगे, हम कमर्शियल में जाएंगे, दूसरे एंगल से जाएंगे। लेकिन उसमें हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ दोस्त हमारे साथ वो रुक गए। देखिए हम अपने एंगल पे क्या, जो अपने एंगल पे क्या पार्ट प्ले कर सकते थे, मैं एक NOC लेके दे सकता था। वो 90 दिन में बैठा रहा ग्वादर में, 90 दिन में बैठा रहा, और मैंने जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी GD ग्वादर डेवलपर जो GDA थी, ग्वादर डेवलपर्स जो अथॉरिटी की, मैंने सारी उनके पूरी की। मैंने जो उनकी डिमार्केशन में करवाई, दोबारा मेरा मेजरमेंट, टोपोग्राफी, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर दी। लेकिन ये था मेरे एंगल पे, वो मैं कर सकता था। लेकिन कई दफ़ा आपको फिर मैं आपका इतना बड़ा नेटवर्क था, सेल तो आपने करना था। बिजली में ले आया, उधर वो तो हो जो गया। पानी ले आया। लेकिन देखे वो सेल हमने फिर क्या किया कि हमने उसको मैंने इस पे भी एक एग्जिट रखा, कि हमने ये एग्जिट रखा कि हमने मैक्सिमम मेरा ख्याल हमने जो हमारी आज जो फाइल जो बाहर होंगी, मैक्सिमम 70 से 90 होंगी, हमने वापस ले। लेकिन वो 90 में भी अगर 10-10 लोग हैं, वो 9% तो है ना, जिनको आज भी हम ये समझते हैं कि यार इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, लेकिन ये रुके हुए हैं। और इस पर देखें, मैं आज भी समझता हूँ कि मुझे शायद उस वक्त जो इस्लामाबाद में जाना चाहिए था, लाहौर में जाना चाहिए था, या कराची में जाना चाहिए था, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि एक नई गवर्नमेंट की अभी फॉर्मेशन होने जा रही है। पहले भी जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है जो CPEC पे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है दोबारा वही लोग इक़्तिदार में आने वाले हैं जिनका CPEC पे फोकस बढ़ेगा। और मेरा ख्याल है कि वो तो हर बंदा ही क्लेम करता, मुशर्रफ ही क्लेम करता था, ये भी क्लेम करता था, वो सियासी मौजूद चला जाएगा। ये बताइएगा उसके ऊपर फिर आपने लॉस कितना किया? उस पर वो लॉस हमें बहुत लॉस हुआ। मेरे साथ 3 पार्टनर थे। अच्छा, वो हमने जब पीक पे जब प्राइसेस चल रही थी 2017 तक, तो हमें उन्होंने कहा कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं हैं, हमें उसको पे करना पड़ा। उसके बाद हमें जो कुछ इन्वेस्टर को प्रॉफिट समेत कुछ पे करना पड़ा। फिर रनिंग कॉस्ट, जब एक प्रोजेक्ट रुक जाता है और ये 5-6 साल तक रुका रहे, तो उसकी कितनी कॉस्ट है, वो हमें उसकी जो मेरा ख्याल को 50 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ हमें। अच्छा, उस पे तो आपने फाइलें वापस लेनी सारी? हमने तकरीबन सिर्फ 70 से 90 फाइलें रह गई। यानी कि अभी बिन कासी के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई क्लेम कर सके। नाज़रीन को आपके पास फाइल रुकी है तो मैं बताइएगा, इनसे हम पैसे वापस ले देंगे आप। हम देखें, मैं आपको थोड़ा इधर से क्लियर करना चाहता। देखें, एक प्रोजेक्ट होता है कि आप GDA सबसे बेस्ट अथॉरिटी है पाकिस्तान में, जो पहले आपको NOC जारी करती है, आप उतनी ही फाइल जारी कर सकते हैं। अच्छा, फाइलें वापस लेने के लिए कि हम, मेरी एंगल पे लाइबिलिटी या जिम्मेदारी ये थी, मेरी ड्यूटी ऑब्लिगेशन यही थी कि मैं उसको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके देता। वो हमने लेके दिया। हमारा आज भी आप GDA की वेबसाइट पे जाएंगे तो NOC है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि भाई हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि ये प्रोजेक्ट में हम 6 माह 1 साल में निकालेंगे, हम आपको नहीं निकाल सके, ये भी हमारे एंगल पे लाइबिलिटी है, ये हम इसको अपनी नाकामी समझते हैं। फिर भी हमने मॉरली वो फाइलें वापस ली। और अगर आप ड्यूटी के तौर पे कहेंगे तो वो शायद, क्योंकि वो ड्यूटी मेरी सिर्फ NOC थी, तो उसके बाद भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाहर बहुत ज़्यादा रिज़्क रखा हुआ था, हमें और बहुत ज़्यादा काम लेना था। बहुत शुक्रिया। अभी प्रोजेक्ट वहाँ तक था, अभी उसके बाद फिर आप जो है ना वो बाहर आ गए। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो इनका कामयाबी का सफ़र था, नाकामी का सफ़र था, जो आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो इन्होंने यहाँ पे पूरा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये फिर UK चले गए, बाहर चले गए। बाहर जाने की वजूहात क्या थी, और इसलिए मैंने पूछा था कि कोई फाइलें शाइलें तो नहीं, कोई लोगों के पैसे तो लेके तो नहीं आए बाहर। खैर, इनके अगले एपिसोड के अंदर हम इनसे बात करेंगे और ओवरसीज़ के ऊपर इनका क्या फोकस था, बाहर आने की वजह क्या थी, यहाँ आके उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, इनके ऊपर इनसे बात जारी रहेगी अगले एपिसोड तक। मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।